बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं जी आप खैरियत से होंगे और बहुत ही शानदार अंदाज में अपने दिन का आगाज भी कर चुके होंगे। मैं हूं माहम जाहिद और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दुआ है कि आप हमेशा जनाब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो हम आपके सुबह को मजीद खुशगवार और बेहतर बनाने के लिए खूबसूरत शो के साथ हाजिर हो चुके हैं और आज के प्रोग्राम में आपके साथ बहुत कुछ हम शेयर करने वाले हैं। आज का प्रोग्राम इंफॉर्मेशन और इंफरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है और यही उम्मीद है कि जितना ये दिलचस्प प्रोग्राम है आपको जरूर पसंद जी बिल्कुल। और 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना प्रोग्राम में जी। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मौसम की बात करेंगे। तो मॉनसून का जी 11वां स्पेल फिर से शुरू हो चुका है और कहाँ कहाँ बारिश होगी, कौन कौन से इलाके खतरे में हैं, इस पर भी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ सैलाब की क्या सूरत हाल है, पंजाब में कहाँ कहाँ सैलाब तबाही मचाएगा और मचाने के बाद अब वो वैसे तो सिंध की तरफ दाखिल हो चुका है, तो सिंध में क्या सूरत हाल है इस पर भी ताज़ा तरीन हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में बच्चों की बात करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, और ये गेम्स बच्चों की ज़हनी सेहत को किस तरह मुतासर करती हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर माहिर नफ्सियात से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इसराइली जारहियत पर भी बात होगी। अरब और मुस्लिम मुल्क इसराइल के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और बड़ा पैगाम दे दिया है। इससे इसराइल पर कितना असर पड़ेगा, इस पर बेलाग तज्जिया होगा। और इसके साथ साथ इंतहाई अफसोसनाक खबर आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नन्हे यूट्यूबर अहमद शाह के जो छोटे भाई हैं उमर शाह, उनकी अचानक मौत ने मदाहों को, हम सबको गमगीन कर दिया। और डॉक्टर्स का कहना है कि जी उमर शाह की जो मौत है वो एस्पिरेशन की वजह से हुई है। ये एस्पिरेशन है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर जी पल्मोनोलॉजिस्ट से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वजह बनती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे एक नौजवान मुसन्निफ से जिन्होंने दुनिया में जी तारीख रकम की है और बड़ा आलमी एजाज जीत कर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। क्या बात है जी। तो प्रोग्राम में तौलीदी सेहत पर भी बात होगी। आज बांझपन के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा आखिर क्यों हो रहा है, वजूहात क्या है और हर्बल इलाज कैसे मुमकिन है, इस पर माहिर तिब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में सोशल मीडिया की बात ना की जाए, इस वक्त हमारा प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं होता जब तक ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई स्टोरीज जो हैं वो हम शामिल न करें। इस वक्त दुनिया में टॉपिक और खबर टॉप ट्रेंडिंग है और लोग किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो लगता है अभी तक वो जो गूगल से AI पिक्चर बन रही है ना, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। और आपने बना ली? अल्लाह का शुक्र अभी तक मैंने कोई ट्रेंड ऐसा फॉलो नहीं मेरी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह असल में काबिल कबूल इतनी है कि मुझे रोबोटिक बनाने की जरूरत नहीं पेश आ रही है। खुद एक ट्रेंड हूँ, मुझे ट्रेंड फॉलो करने की वाह 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 वाह, ब्रांड अपनी ब्रांडिंग भी कर रहा है, वाह। तो जनाब इससे पहले हम अपनी तारीफों के पुल बांधे, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। आप मौसम बताइए, ब्रांडिंग में बता देती हूँ। चले मौसम की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। तो नाज़रीन मुल्क भर में मॉनसून का 11वां स्पेल शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्जाजारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। यहाँ पर बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। अब आपको लिए चलेंगे स्कर्दू। तो यहाँ पर देखते हैं जी दर्जा हरारत क्या है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 18 और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आजाद कश्मीर का मौसम, जहां अक्सर इलाके जो हैं वो बादलों की लपेट में हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और नाज़रीन अब रुख करते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं जी
KPK का मौसम, तो यहाँ पर बेशतर अजला जो हैं वो बादलों की लपेट में रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। स्वात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 26 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और अब जिक्र कर लेते हैं जी लहलहाते खेतों के देश पंजाब का। यहाँ पर बेशतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि मुल्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। यहाँ पर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई और वस्ती पंजाब में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी की भी पेशगोई की है। अब रुख करते हैं जी रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान का। यहाँ पर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जुनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। और हमेशा की तरह आपके साथ जी शेयर करते हैं सिंध का मौसम। तो सिंध की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची लिए चलते हैं जी। कराची में ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो 31 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 35 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क भर में मॉनसून का 11वां स्पेल शुरू हो गया है। बारिशों का सिलसिला 19 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी चलने और मूसलाधार बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासर हो सकते हैं। मुसाफिरों और सयाह सफर के दौरान जो है वो मोहतात रहें। वार्निंग भी जारी की गई है और मौसमी हालात के पेश नज़र अपने सफर का इंतजाम करें, अपने मामलात को तरतीब दें। जी, मौसम की सूरत हाल के मुताबिक जी अपने मामलात को तरतीब दें। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट ज़हीर अहमद बाबर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, जिस तरह से हम मौसम की बदलती सूरत हाल देख रहे हैं, कहा यही जा रहा था कि बस 10वां स्पेल ही होगा, अब 11वां स्पेल भी शुरू हो चुका है। ये कितनी शिद्दत का होगा और सबसे ज्यादा बारिशें कहाँ मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तो मॉनसून जो है वो रिट्रीव करना शुरू कर दिया हुआ है और एज सच अब इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है जितनी कि पहले हमने एक्सपीरियंस की हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे कैचमेंट एरियाज में जितनी शदीद बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से वो फ्लडिंग हुई है तो उस तरह की ये वेदर स्पेल जो है वो नहीं है। सिर्फ स्कैटर्ड रेनफॉल है, वो भी पंजाब के ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में और गिलगित बल्तिस्तान में। जबकि सिंध और बलोचिस्तान के जो ज्यादातर इलाके हैं वो खुश्क ही रहेंगे। तो ओवरऑल लेस इंटेंसिफाइड वेदर सिस्टम है। मॉनसून जो है वो रिट्रीव कर रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो मॉनसून की जो है वो कम होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, इंटेंसिटी कम होना शुरू हो गई है मॉनसून की। तो ज़हीर साहब, ये कहा जा सकता है कि अब अगर कुछ शहरों में बारिशें बरसेंगी भी तो फिर जो पहले हमने सूरत हाल देखी थी, खुदा न खास्ता अर्बन फ्लडिंग वाली, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होगी, नॉर्मल बारिशें होंगी? जी बिल्कुल, एज सच इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है, लेकिन क्योंकि अब डिजास्टर हिट कर चुका हुआ है मुख्तलिफ एरियाज में, तो इस बारिशों की वजह से वो लोग जो डिस्प्लेस हो गए हुए हैं शायद उनकी मुश्किलात में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि वो घर से बाहर हैं और खुली छत के नीचे जो लोग मौजूद हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलात का बायस बनेगा। लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसा ये बारिश जो है
शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, इंटेंसिफाइड हो सकती है, इसकी वजह से थोड़ी सी पडलिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन एज सच जितनी इंटेंसिटी की रेनफॉल्स हमने पिछले मानसून में या पीक मानसून में एक्सपीरियंस की हैं, तो उस तरह की एज सच यानी कि रेनफॉल जो है वो साहब एक्सपेक्टेड इतनी नहीं है। बारिशें ज्यादा नहीं होंगी जैसे हमने पहले देखी हैं, तो सैलाबी सूरत हाल के क्या इम्कानात हैं और दरियाओं में पानी की सतह में कितना इजाफा देख रहे हैं आप? देखिए ओवरऑल तो कैचमेंट एरियाज में मैं जैसे कि अर्ज किया कि इतनी कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है, तो जो कैचमेंट एरियाज हैं, जो फ्लोज आ रहे हैं, वो ऐसा इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जो पंजाब के ज़्यादातर इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, वहाँ पे तो रिवर्स जो हैं, दरिया जो है वो मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसा जो फ्लो जो है वो पंजाब से अब सिंध की तरफ दाखिल हो रहा है, दादू में और सखर और इन इलाकों में दाखिल होता हुआ फिर फ्लो जो है वो साउथवर्ड मूव करेगा और आखिरकार फिर ये अरेबियन सी में पानी जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएगा। तो इंटेंसिटी जो है पंजाब के मैदानी इलाकों में कम हो गई है, लेकिन अब सिंध के इलाकों में जो है वो फ्लोज जो है खासतौर पर विंटर्स में जो है वो फ्लोज जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। ज़हीर साहब, पंजनद और गुड्डू बिराज पर जो खतरनाक सूरत हाल बताई जा रही है, उसके मजीद बढ़ने का कितना खदशा है, और साथ ही अगर देखा जाए तो कराची में बारिशों का क्या कोई इम्कान मौजूद है? ऐसा कराची में कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है। बूंदाबांदी हो सकती है आज या कल, इसी तरह जो साइली पट्टी है, ठट्ठा बदीन, इन इलाकों में जो है वो कोई बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन एज सच सिंध में कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो एक्सपेक्टेड नहीं है। इसी तरह बलूचिस्तान के भी ज्यादातर इलाकों में जो है वो मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा। अच्छा ज़हीर साहब, जैसे कि हम पहले भी देख रहे हैं, अभी तो ऑलरेडी इमदादी काम भी जारी है, सड़कों पर पानी भी मौजूद है। पंजाब की बात करें या सिंध की बात करें, और सैलाबी रेला जो पंजाब में तबाही मचाने के बाद अब सिंध का रुख कर रहा है, तो पंजाब और सिंध के कौन से अजला हैं जो इन दिनों सैलाब में सबसे ज़्यादा जो है ख़तरे में रहेंगे? देखिए इस वक्त तो क्योंकि पानी का फ्लो जो है वो गुद्दू से होता हुआ और नीचे साउथवर्ड से जो है वो ट्रैवल कर रहा है, गुद्दू, सखर, कोटरी और फिर जो है वो अरेबियन सी में। तो ऐसा अभी स्ट्रेस जो है वो इन एरियाज के ऊपर, जो इनके सराउंडिंग एरियाज हैं, दरियाओं के गिर्द के एरियाज हैं, वो हैं। लेकिन जो इंडेंडेट हो गए हुए एरियाज, जहाँ पे पानी जो है सैलाबी पानी खड़ा हो गया हुआ है और जहाँ पे पानी दाखिल हो चुका हुआ है, वो भी अंडर स्ट्रेस हैं उन एरियाज में। और उसके पीछे जो है अभी, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि कैचमेंट एरियाज में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है, तो भी मजीद पानी का बहाव जो है वो बढ़ने का इम्कान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान नहीं है। ज़हीर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज है, हम देख रहे हैं बारिशें बहुत ज़्यादा बरस रही हैं और जो कुछ मौसम है वो वक्त से पहले आना शुरू हो गए हैं। सर्दी के हवाले से क्या आप कहेंगे कि क्या इस बार सर्दी पहले आ सकती है वक्त से? देखिए इस वक्त तो मानसून सिस्टम जो है वो हम पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं और ऐसा ऐसा मानसून रिट्रीव कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो एक थोड़ा सा ऑटम का पीरियड आता है, जिसमें ड्राई पीरियड होता है। अक्टूबर और नवंबर में हमारे पास पूरे मुल्क में लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल्स जो है होती हैं, और फिर उसके बाद मिड दिसंबर के बाद जो है विंटर जो है वो सेट इन करता है। थोड़ा सा अर्ली है विंटर के हवाले से कहना कि बहुत ज्यादा अर्ली होगा या लेट होगा, या उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। थोड़ा सा ये मानसून जो है ये रिट्रीव कर जाए और थोड़ी सी वेदर सिस्टम सबसाइड कर जाए, तो मॉडल्स थोड़े से सेटल डाउन होंगे और फिर एक बेहतर क्लाइमेट आउटलुक जो है वो मिल सकेगी। बिल्कुल ठीक है, आउटपुट मिल सकता है। और हमने तो सर पिछले 2 साल से यही देख रहे हैं कि हम सर्दियों से स्प्रिंग हमें मिलता नहीं है और हम डायरेक्ट जो है जनाब वो गर्मी में आके लैंड करते हैं। और अब जो ऑड वन है हाँ, वो हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जनाब सर्दियों से पहले हमें देखने को मिलेगा, और हमें जनाब उसका इंतजार भी है और उसके साथ साथ खून सर्दी का जनाब सबको इंतजार तो रहता है। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, नॉर्मल ड्रेसिंग कर सकेंगे तो हम उस लिहाज से अपने ड्रेसेस जो है वो ड्रेसिंग करने का, खाने का बहुत मजा आता है। तो यकीनन आगे आने वाली सर्दी अब आप भी इंजॉय करेंगे, मैं भी इंजॉय करूंगी और नाज़रीन भी इंजॉय करेंगे, और आई होप कि कोई कुदरती आफत कुदरती आफत अच्छा उज़ैर ना पहले से स्विच कर जाते हैं अगली बार। देखिए मैंने टीजर दिया है, कर्टन रेजर एक मैंने दिया है, बाकी आपका काम है, आप बताएं। कानों की सफाई पर जी बात है, और बड़ी ज़रूरी होती है कानों की सफाई, और करनी भी चाहिए, लेकिन एहतियात भी करनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि सुबह में अपनी समातों को ठीक रखने के लिए बाथरूम्स में अक्सर लोग अपने कानों में कॉटन बड्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये मामूली सी आदत जो है वो
आपकी समात को इंतहाई नुकसान पहुंचा सकती है। और हम खुद भी, क्योंकि हम मेकअप करवाते हैं, ब्लो ड्रायर करवाते हैं, बाल हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं, तो इस सारे हमारे भी प्रोसेस में एयरबड्स यूज होती हैं, हम भी अपने कानों में यूज करते हैं। स्प्रे कानों में चला जाए नहीं, अक्सर आप स्प्रे करें, स्प्रे भी जाते हैं, आपको हाँ, पता है, चला पाउडर जाता है। चला जाता है, तो मेकअप की सारी चीजें जो हैं वो आपके कानों में चली जाती हैं, आपको साफ करने की जरूरत पड़ती है। ये तो आपने बताया, माहिरीन क्या कहते हैं वो बताएं। मैं अपनी सूरत हाल बताना शुरू हो गई हूँ। तो माहिरीन ये कहते हैं जी, ये जो गर्दो गुबार है, ये जो बैक्टीरिया है, ये नमी बढ़ाते हैं, और फिर जब हम कॉटन बड इस्तेमाल करते हैं तो इससे कुदरती सफाई के अमल में खलल आता है, और जो मोम जो अंदर मौजूद होती है, जो जो एयर वैक्स वैक्स होती है, yes। वो अंदर को धकेल दी जाती है इस कॉटन बड की वजह से, तो वो आपकी समात को मुतासर करती है, आपके कान बंद कर सकती है, और कानों के पर्दों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ओहो, जर्नल एक ऑफ छोटा सा पीडियाट्रिक्स काम के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 2 दहाइयों के दौरान तकरीबन 2,63,000 से ज्यादा बच्चे कॉटन बड्स के इस्तेमाल से जख्मी होकर इमरजेंसी पहुंचे। माहिरीन का कहना है कि ज्यादातर हालात में कान की सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक खुदकार निज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से है। ये खुद ब खुद साफ करता है अपने कानों को। और याद रखें, कॉटन बड्स कान की सफाई का जरिया नहीं है, बल्कि आपकी समात के दुश्मन है। अगर कान में दर्द महसूस हो या फिर सुनने में कमी आए तो बेहतर है कि डॉक्टर से आप रुजू करें, और हमारी इस बात पर भी कान धर लें, जो कि हमने माहिरीन की आरा पर मुश्तमिल आप तक पहुंचाई है। और specially वरना बड्स जो है ना, वो आपको कोई बात सुनने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सुनने के लिए नहीं छोड़ेंगे। और बच्चों से जी इस तरह खास की तौर पे चीजें दूर दूर रखनी रखें, चाहिए, क्योंकि हाँ। बड़े जो होते हैं वो अक्सर बच्चों के सामने अपने कानों की सफाई करे तो कॉटन बड से। और समटाइम्स मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्गों को देखा है जो हेयर पिन से भी कान साफ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत, और वो तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है कॉटन बड की निस्बत, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। अपने कानों को बचाएं ताकि आप सारी जिंदगी आसानी से हर तरह की बातें सुनते रहे, ताने तोशे भी सुनते हैं, ताकि अच्छी बातें आपको भी ऊंचा ना सुनना पड़े, ताकि आप किसी को बार बार ना कहें थोड़ा सा जी। ऊंचा बोलना क्या कह रहे हो। तो डॉक्टर से रुजू करें अपने किसी भी इस तरह के मामले के लिए। और हम भी अब चलते हैं, आई थिंक कॉटन बड नहीं इस्तेमाल करनी, ये कहते हुए ये तहिया करके जनाब ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात कर लेते हैं जी, ऑनलाइन गेम्स का बच्चों पर क्या असर होता है। बेहंगम आदत जो है वो बच्चों में नफ्सियाती, जिस्मानी और समाजी मसाइल को जन्म दे रही है। वो मशहूर कहावत है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो यहाँ पर भी जी वो इम्प्लीमेंट होती है। ये जुमला एक फ़कत जुमला नहीं है या किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। और इससे सबक सीखना चाहिए कि ज़िंदगी का हर अमल, आप कोई भी एक्शन लेते हैं या कोई भी काम करते हैं, वो हद में रहकर करना चाहिए। अगर आप अपनी हद से ज़्यादा कोई काम करते हैं, तजावुज़ कर जाते हैं, तो इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और पुरतशद्दुद ऑनलाइन गेम्स तो नौउम्र बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनकी तरजीहात को बदल रही है, नफ्सियाती तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर। ऑनलाइन गेम्स खासतौर पर रोब्लॉक्स जैसी प्लेटफॉर्म्स जो एक तरफ बच्चों के लिए तफरीह का जरिया है, वहीं पर दूसरी जानिब बच्चों के जहनी, जिस्मानी और समाजी पहलुओं पर गहरे मनफी असरात भी मरतब कर रही हैं। ज़्यादा वक्त गेम्स खेलना, इंटरनेट की बेपनाह रसाई और गेम्स की पुरतशद्दुद नौइयत बच्चों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी अहम टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। उसामा साहब, वेलकम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ऑनलाइन गेम्स और हम देखते हैं कि चैट प्लेटफॉर्म्स बच्चों की जहनी और जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। ये किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और किस हद तक बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं? अच्छा, मैं जब आज आ रहा था प्रोग्राम के लिए तो मेरी गाड़ी में एक गाना चल रहा था, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, वाह। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। तो ये जो ज़िंदगी हम पे नए नए सवाल डाल रही है ना 21वीं सदी में, कि ज़माना इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं और हमें इनसे बाउंड्री सेटिंग करनी नहीं आ रही कि किस चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना। और जिस तरह भी आप लोगों ने बात की ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, पहले तो गुड और बैड का तायुन करना है कि एक्सेस बैड है या थोड़ी सी भी बैड है। अब ये देखना है कि जिस तरह ड्रग्स होती हैं, हीरोइन है, आइस है, वो थोड़ी भी नहीं जा सकती। बहुत से मुल्कों ने टिकटॉक और कुछ ऑनलाइन गेम्स पक्की बैन की हुई हैं कि उनका थोड़ा सा यूज भी अलाउड नहीं है। सो इनके बच्चों के जहन पे भी असरात होते हैं, जिस्म पे भी असरात होते हैं। और फिर जो वर्ड है ना बच्चों, ये भी डिफाइन करना जरूरी है कि आप 6 साल के इंडिविजुअल की बात करें या 16 साल के इंडिविजुअल की बात करें। अभी ये जो क्लासिफिकेशंस है ना, ये बड़ी नैरो करनी पड़ेंगी। 3-3, 4-4 साल के गैप से तो अब जनरेशन गैप आ रहा है कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता जो मेरे से 2 साल छोटे लोगों को पता है। तो इसलिए ये मामला बड़ा गंभीर और कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा उसामा साहब, ये जो बच्चे, आपने कोई ऐसे केसेस देखे हों जो गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं
और अगर हद से ज़्यादा खेल लेते हैं तो उनकी नेचर में क्या तब्दीली आ सकती है, या गुस्सा या चिड़चिड़ापन या नफ्सियाती अलामात जो जहनी तनाव का शिकार हो जाएं? जी, अच्छा, इस सवाल के भी दो पहलू हैं। एक तो हमें पता है कि दिमाग में जो कुछ भी होता है इट्स ऑल अबाउट केमिकल्स इन ब्रेन। दिमाग के केमिकल्स की रेगुलेशन होती है जो बचपन से न्यूरॉन्स से निकलते हैं और आपका एक सेट पैटर्न होता है। तो एक तो आप अपने न्यूरॉन्स को और न्यूरॉन से निकलने वाले केमिकल्स को जब गेम के जरिए रिपीटेडली स्टिमुलेट करते हैं, बार बार छेड़ते हैं, तो फिर उनका निज़ाम हिल जाता है जिस तरह ड्रग्स यूज़ करने वालों का हिलता है। सो आर्टिफिशियली आपने अपने ऊपर कुछ चीज़ें इम्पोज की जिससे आपके ब्रेन की केमिस्ट्री ऑल्टर हुई। सो इट्स वेरी बायोलॉजिकल एंड वेरी साइंटिफिक। दूसरा मामला ये है कि बच्चों का जहन, हम कहते हैं, वो मुहावरा भी है ना, स्लेट की तरह होता है। उस पे जो चीज़ आप प्रिंट करेंगे वही आपको फोटोकॉपी होके मिलेगी। तो वो जो बच्चे गेम्स में देखते हैं, वायलेंस है, एक दूसरे के पीछे भागना है, चेज करना है, पैरानोया है, फिर वो उनकी ज़ात का हिस्सा बनता चला जाता है। और फिर जब उनको वो गेम नहीं मिलती, वो केमिकल का सर्च नहीं आता, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो पेरेंट्स के लिए भी क्रिएट करते हैं, अपने लिए भी क्रिएट करते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी गेम के इर्द गिर्द घूमती है। ये मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो हमारी एडिक्शन है, ये बिल्कुल एक एडिक्शन वाला ही मामला हो जाता है कि उनकी ज़िंदगी में गेम सबसे ऊपर आ जाती है। माँ बाप, स्कूल, पढ़ाई, सोसाइटी सब पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब रोब्लॉक्स जैसे गेम्स बच्चों में बेहद मकबूल हैं आजकल। आपकी नज़र में क्या वजह है, क्या रीज़न है कि बच्चों की ज़्यादातर जो प्रायोरिटीज़ हैं इस गेम की तरफ हैं, और इसके नफ्सियाती असरात किस तरह के आपने अभी तक विटनेस किए? देखिए, बच्चों का ध्यान इसलिए उस तरफ है कि और बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों ने ग्लैमर या कशिश क्रिएट नहीं की हुई। पढ़ाई को आपने बोरिंग बनाया हुआ है, स्कूल को आपने बोरिंग और एक जबर का निशान बनाया हुआ है कि जो स्कूल जाना ही जाना है। पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, प्लेग्राउंड्स है नहीं, म्यूज़िक है नहीं, डांस है नहीं, स्विमिंग है नहीं। तो बच्चों के पास फिर जब एक चीज़ उनको स्क्रीन पे बिल्कुल रेडिली अवेलेबल है, उसमें रंग भी है, उसमें आवाज़ भी है, उसमें अट्रैक्शन भी है, तो बच्चा फिर उसकी तरफ माइल होगा। फिर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल अबाउट कनेक्शंस। तो ऐसी गेमें जिसमें कनेक्शंस बनते हैं वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये रोब्लॉक्स जो है ना, दिस इज़ नॉट जस्ट अ गेम, ये एक पूरी नेटवर्किंग है जिसमें आप अपनी गेम बना भी सकते हैं, इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं, दूसरों को उसमें शामिल भी कर सकते हैं। बहुत सारा जो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं है वो भी आपको उसकी एक्सेस होती है, चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। बच्चे पेरेंटल कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से बड़े सियाने बने हैं कि आपने पेरेंटल कंट्रोल लगाया हुआ है। आप घर से बाहर उठ के गए हैं, बच्चे ने बड़े आराम से कंट्रोल ऑफ कर लिया, तो फिर मामला तो बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा, तो उसामा साहब, ये जो बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा खेलते हैं, इनमें क्या किसी किस्म का फोबिया या खौफ भी पैदा हो सकता है? मसलन अगर बच्चा गेम नहीं खेल पाता तो उन्हें किस तरह की ज़हनी परेशानी देखने में मिलती है? अच्छा, ये ना बड़ा सेंसिटिव सवाल है। अभी एक नेट पे आर्टिकल भी है कि गेम के दौरान भी कुछ चीज़ों में हैरास किया जाता है। अच्छा, ठीक है, कि आपने ये करना ही करना है, आपने अपनी तस्वीरें अपलोड करनी है, आपने ये टारगेट अचीव करने हैं, वरना आपके साथ ही होगा। सो इस वरना के तहत, थ्रेट्स के तहत अभी एक बच्चे ने खुदकुशी की, उसकी माँ ने या पेरेंट्स ने रॉब्लॉक्स वालों पे केस भी किया हुआ। ठीक है, फिर आपको बहुत सारा इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल पोर्नोग्राफिक कंटेंट पॉप अप करता है जो बच्चों के लिए, अगर ये हमें पता है कि ऑलमोस्ट 40-50% बच्चे 13 साल से कम हैं, दे आर नॉट इवन टीनेजर्स। और उनको जब ये कंटेंट नज़र आएगा, उनका दिमाग उसके साथ लिंक करेगा। किस तरह से लिंक करेगा, वो किसी को बताएंगे, नहीं बताएंगे, एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है नेगेटिविटी की जो चल पड़ेगी, जो अगेन बायोलॉजिकली उनके दिमाग के केमिकल भी इफेक्ट करेगी, साइकोलॉजिकली और सोशली, कि वो डिटरमिन करेगी कि वो अपनी टीचर से कैसे इंटरेक्शन करेंगे, वो अपनी फीमेल कजन से कैसे इंटरेक्शन करेंगे। जब गली में लड़ाई झगड़ा होगा तो वो गेम की तरह ही रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि गेम में ऐसे होता है, और तो आप उनकी कोई मेमोरी बनने नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बिल्कुल आपने ये बड़ा नुक्ता रेस किया कि पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट है वो भी मौजूद है। अगर हम देखें तो इन ऑनलाइन गेम्स में पुरतशद्दुद मवाद भी शामिल होता है। जैसे आपने भी बात की कि अगर वो वहाँ लड़ाई देख रहे हैं तो फिर वो अगर हकीकी ज़िंदगी में हो गई तो फिर वो गली मोहल्ले में भी उसी तरह करेंगे। ऐसी गेम्स बच्चों की ज़हनी हालत पर मनफी असर डाल सकती हैं, तो क्या ये बच्चों के रवैयों और सोचने के अंदाज को भी अक्सर तब्दील कर सकती हैं? जी देखिए, ये जो सोचने का अंदाज आपने कहा ना, हम इसको जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि बच्चों की पर्सनालिटी बन रही होती है। सो उनके कुछ बिहेवियर्स पक्के पक्के फिर शेप हो जाते हैं,
और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने कहा ना कि एज अप्रोप्रिएट चीज़ देखें, अच्छी वो उर्दू का एक मुहावरा ना कि बंदर के हाथ में उस्तरा, वो उस्तरा बहुत अच्छी चीज़ है अगर नाई उससे आपकी शेव करे, लेकिन उसी उस्तरे से एक बंदा रोड पे किसी को कत्ल भी कर सकता है। तो जो हम कंटेंट की बात करते हैं ना, बहुत सा कंटेंट इनअप्रोप्रिएट नहीं होता, बच्चे की एज इनअप्रोप्रिएट होती है कि जो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। और फिर कुछ कंटेंट ऐसा है जो है इनअप्रोप्रिएट। देखें बहुत सारे मुल्क एज अ सोसाइटी बेवकूफ तो नहीं है कि उन्होंने इस चीज को पक्का बहुत सारे बैन मुल्कों किया की हो। बात करें जिसमें चीन है, चीन ने कुछ सालों से बच्चों के लिए वीडियो गेम्स पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी है, जहां बच्चों को जी मखसूस औकात में गेम खेलने की इजाजत होती है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में भी ऐसी कोई पाबंदियां जरूरी हैं और क्या इस पर कोई मौसर हिकमत अमली होनी चाहिए? जी अच्छा, अब आप हिकमत अमली की तरफ आ रही हैं तो हम दो तरह के सोल्यूशंस पे जाएंगे। एक वो सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट से हम अपील कर सकते हैं कि आजकल जिस तरह चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज भी बहुत एक्टिव हैं, ये साइबर क्राइम के रूल्स बन रहे हैं, ख़वातीन को प्रोटेक्शन मिल रही है, इस तरह ये जो ऑनलाइन गेमिंग्स हैं और नेटवर्क गेमिंग्स हैं इनके तहत भी बनने चाहिए। देखें आप मेरे कहने पे ना करें, आपके कहने पे ना करें, एक कमेटी बिठाएं कि ये ओवरऑल बच्चों के लिए नुकसानदेह है, सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, तो इसको पक्का बंद करें। ये एक खास उम्र से कम बच्चों के लिए नुकसानदेह है तो इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस करें। तो ये पॉलिसी मेकिंग मेरा आपका काम नहीं है, मेरा काम बीइंग टेक्निकल एक्सपर्ट ये बताना है कि ये किस किस तरह से हार्मफुल है। आपका काम बीइंग मीडिया चैनल मेरी बात को उन तक पहुंचाना है, पॉलिसी मेकिंग उन्होंने करनी। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट इज के बीइंग पेरेंट्स। डॉक्टर साहब आपने जो बिल्कुल माशरे में आपने ये वालिदैन हैं, वो पॉलिसी क्या मेकर्स के लिए तो ये मैसेज दे दिया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वालिदैन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर किस तरह नजर रखें? जिस तरह आप बता रहे हैं कि पेरेंटल जो कंट्रोल है उसको भी बच्चे ऑफ कर सकते हैं, तो इन गेम्स की आदत से बचाने के लिए कौन सी मौसर हिकमत अमली होनी चाहिए कम उम्र बच्चों के? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा बात करता हूँ जिसपे कुछ पेरेंट्स मुझसे नाराज भी होते हैं कि मान लें कि गैजेट्स आ गए हैं, इनको एक्सेप्ट कर लें कि ये हैं और बच्चे यूज भी करेंगे, क्योंकि आप भी हर वक्त मोबाइल पे लगे होते हैं तो बच्चे भी यूज करेंगे, ठीक है। जब इसको मान लेंगे तो फिर एक फैमिली मीडिया प्लान बनाएं कि जी ये टाइम है जिसपे सारे मिलके फोन यूज करेंगे और सारे इकट्ठे बैठेंगे। देखिए एक बच्चा जो 16 साल से कम है, 12 साल से कम है, कोई जवाज नहीं है कि वो अकेला कमरे में बैठ के आईपैड या फोन यूज करे। वो लाउंज में बैठे हुए, सारे बैठे हुए, आप एक नजर डालते जाएं कि देखिए एक्टिवली भी बच्चों को हैरास ना करें कि हमने तुम्हारे पे नजर रखी हुई है। बहुत सारी चीजें उसामा साहब यूं कह लें कि बहुत सारे अभी भी पेरेंट्स हैं जो बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज के अलावा आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एंगेज रखते हैं, दीगर स्किल्स सिखाते हैं, या उस तरह से कोई ना कोई ऐसे पेरेंटिंग हो कि इनसे बचा जा सके। देखिए एक तो ना पूरा पेरेंटिंग में कुछ चीजें पैसिव होती हैं, कुछ एक्टिव होती हैं। बच्चों का माइंड जो है ना वो एक बड़ा ब्लॉसमिंग माइंड है, उसमें एनर्जी है। अगर उस एनर्जी को आप पॉजिटिवली यूज नहीं करेंगे तो वो परेशानी बेचैनी में कन्वर्ट होगी। सो एक तो आपका आउटडोर प्लान होना चाहिए, टाइकोंडो है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बहुत सारी चीजें हैं जो आउटडोर हो सकती हैं, तो अपने साथ जॉगिंग पे लेके जा सकते हैं। फिर एक इंडोर प्लान भी देखिए, कोई भी आउटडोर प्लान आईपैड और फोन को आजकल खाएगा नहीं, आईपैड और फोन आएगा ही आएगा। सो उसको एक्सेप्ट करें, पूरे घर का एक प्लान बनाएं। और 13 साल 12 साल से कम उम्र बच्चा तो कोई बात ही नहीं है कि आपने उस पर नजर नहीं रखी हुई। आप एक कानी आंख से उसको देखते रहें कि वो बैठ के क्या खेल रहा है। फिर उसके आईपैड पे या फोन पे पासवर्ड नहीं होना चाहिए। देखिए प्राइवेसी की भी एक एज है कि हमने ये बात, आखिरी एक बात करूंगा कि डू मॉडर्नाइज बट डू नॉट वेस्टर्नाइज। मॉडर्नाइज होने के नाम पे एक 10 साल के बच्चे ने फोन पे पासवर्ड लगाया हुआ और आपको कुछ नहीं पता। देखें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ रही है, बच्चों की बलूगत जल्दी आ रही है ये कंटेंट देख के। जो बच्चे जो चीजें उनकी जिस्म में तब्दीलियां 14 15 बिल्कुल ठीक है, बड़ा जबरदस्त और 8-9 पॉजिटिव मैसेज आपने लास्ट पे दे दिया डॉक्टर उसामा साहब। और बिल्कुल जो है पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि जनाब अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बिना गुजारा नहीं है बच्चों का, ये तो उन्होंने इस्तेमाल करनी है। लेकिन आप कुछ रूटीन जो है वो सेट कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी अपनी रूटीन सर्टेन रूल्स जो है वो बना सकते हैं अपने घर के अंदर, और उसके तहत जो है आप इनके मनफी जो असरात हैं उनसे बच सकते हैं, क्योंकि मुस्बत असरात बहुत ज्यादा हैं। अगर कोशिश करें खुद भी इन गैजेट से बचें और बच्चों को भी बचाएं, और ज्यादा हेल्दी एक्टिविटीज या स्किल सीखने में बच्चों की तरफ बच्चों का रुझान हो तो ज्यादा जिस्मानी सरगर्मियां बच्चे ज्यादा करें। तो इसी के साथ अभी हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक शामिल करते हैं। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में हम देख रहे हैं कि जी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। जनूबी पंजाब इस वक्त सैलाबी रैलों की जद में है। जलालपुर पीरवाला बंद में शगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां डूब गई हैं। हजारों एकड़ पर
खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे M5 का भी कुछ हिस्सा सैलाब में बह गया है और मोटरवे जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। और अगर बात करें M5 की तो वहाँ भी मजीद कटाव से बचाव के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। अलीपुर की सूरत हाल आपको बताएं तो सैलाब में डूबने वाले 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बहावलपुर में भी सैलाब के बायस शर्मनाक मनासिर देखने में आ रहे हैं। अहमदपुर शर्किया में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। 400 से जायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और मुतासरीन बेयारो मददगार हैं और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पंजाब में तबाही है उसके बाद अब सिंध में भी हम देख रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त जारी हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कंदकोट के कच्चे के मुतादिद इलाके डूब गए हैं। नौशेरो फिरोज में ज़मींदारी बंद टूट गया है। पानी जो है वो आबादियों में दाखिल हो चुका है और 10 से ज़ायद देहात इस वक्त उनसे ज़मीनी राब्ता कट गया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बंद जो है वो पुर करने शुरू कर दिए हैं और अपनी मदद आपके तहत जी वो एक दूसरे की इमदाद भी कर रहे हैं। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है इस वक्त और पानी का बहाव 6,35,759 क्यूसिक हो चुका है। सैलाबी रेला हिफाजती बंदों से टकरा गया है और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। जबकि उज़ैर हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जो मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। पाक फौज और दीगर इमदादी इदारे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं और हम अपने प्रोग्राम में भी इस तरह से जितनी भी फाउंडेशनों के काम कर रही हैं इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं उनका जिक्र कर चुके हैं। और इन्हीं में अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद में हमेशा से पेश रही है और मुख्तलिफ इलाकों में जी मुतासरीन के लिए कैंप लगाए गए हैं। कैंप्स में जी मुतासरीन किस हद तक मुतमिन हैं और उन्हें वहाँ क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इसी पर रुबीना यूसुफ ने विज़िट किया है। उन्होंने एक खुसूसी गुफ्तगू भी की है और इसी पर जी खुसूसी रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो भी दिखा देते। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान। सैलाबी सूरत हाल ने पाकिस्तान के लाखों लोगों को मुतासिर किया है। बेशुमार खानदान अपने घर, सामान और रोजगार खो बैठे हैं। ऐसी मुश्किल सूरत हाल में अल खिदमत फाउंडेशन ने पाकिस्तान के ये जो सैलाबी सूरत हाल से मुतासर अफराद के लिए एक आर्जी कैंप लगाए हुए हैं, जहाँ पर उनको खाने पीने की अशिया और सोने की जगह फराहम की गई है। मज़ीद इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और बाकी इन लोगों के दुख सुनते हैं। वैसे तो मुझे अभी से बहुत गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि अपना घर छोड़कर वो लोग आए हुए हैं, जैसे कि अपना घर एक जन्नत के बराबर होता है। जब आप अपने घर पर जाते हैं तो आपको सारी थकावट दूर हो जाती है। सो प्लीज़ स्टे विद अस और अभी हम आपको कहानियाँ सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी क्या हाल है? ठीक, शुक्र है अल्लाह दा बेटा, सारा घर डूब गया वो ठीक है। हम बच्चों के कपड़े भी नहीं लेके ना निकले, बहुत मेहनत कर करके घर बनाया था ठीक है। उसके बाद हमें हमारा हक मिलना चाहिए और सब कुछ इधर मिल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन अपना घर तो नहीं ना भूलता। अपना घर बस हमें हक दिलवा दो। हमारे घर में पानी सूख गया, हम अपनी चीज़ें भी नहीं सब्र करके बैठे हैं। मुझे बताइएगा कि कोई अपने आसपास आपने कोई जानी नुकसान तो नहीं देखा? हाँ जी देखा है, हमारे घर के पास ही थे, वो 2 बच्चे थे और माँ थी उनकी। उनको बहुत कोशिश की है बाहर निकालने में, मगर उसने अंदर से कुंडी लगा ली है। वो कहती है मैं अपना छोड़ के नहीं जाऊँगी, तो इस वजह से वो अंदर ही डूब के ना अंदर ही मर गए। उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने। और बच्चे कितने कितने बड़े थे उनके? बच्चे छोटे छोटे थे, एक तकरीबन 10 साल का था, एक बच्ची 8 साल की थी। कैसे बच्चे थे छोटे, तो वो खुद बेचारी किसी के घरों में काम करती, पता नहीं उसने कैसे अपना घर बनाया होगा, कैसे नहीं। हमने खुद, मेरी बच्चियों ने, मेरे मियाँ ने लोगों के घर में काम कर कर के अपना घर बनाया है।
ये भी हमारी फैमिली है, ये मेरी दरानी है, हम साथ साथ रहते थे, अब सब डूब गया, सब कुछ हमारा ख़त्म है। मेरी बेटी की शादी थी ये एंड के महीने में, मेरी बेटी का भी सब कुछ चला गया, सब कुछ। मैं बहुत परेशान है। बस ये दुआ करें हमारे, हम अपने अपने घरों में चले जाए। अपने घर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे घर के पास। बस अल्लाह, प्लीज़ आप रोए नहीं, बस अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बस आपने उन लोगों को देख के ज़िंदा रहना है कि अभी तक कुछ लोगों के पास तो इतना सा भी ठिकाना नहीं है। प्लीज़ आप रोए नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की इतनी इमोशनल स्टोरीज़ हैं। आई जस्ट गॉट गूज़ बम्प्स। तो बस अल्लाह ताला ही इनकी मदद कर सकता है। हम इंसान तो इतनी सी मदद कर सकते हैं कि उन्होंने इनको पनाह दी हुई है, यहाँ पर खाने का सामान दिया हुआ है। सो हर कोई मुझे लगता है अपने घर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। प्लीज़ आप रोए नहीं। आप लोगों ने कोई सामान निकाला अपना, कामयाब हुए सामान निकालने? सामान नहीं निकाला। तो आप लोगों ने क्यों सामान नहीं निकाला जब उन्होंने कह दिया था कि आप लोग निकाल लें? 5-6 साल हो गए, हर साल ही इसी तरह कहते हैं भी सैलाब आ गया, सामान निकाल लें। तो हमने कहा वो शेर वाली बात होगी, भी शेर आ गया, शेर आ गया, तो सच में आ गया। तो इसलिए निकाला ही नहीं, ज़्यादातर लोगों ने नहीं निकाला। आप लोग वो हैं जिनको कश्तियों से लेकर आए थे या फिर पानी नहीं आया था? पानी आने से पहले हमें बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर आपको अच्छी सहूलियात दी जा रही है? बेहतरीन, बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस है इनकी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं जी। ठीक है, चारों बच्चों के साथ आप यहाँ पे रह रही हैं? जी। रात को नींद आ जाती है आपको? बहुत मच्छर काटते हैं, बड़ी मुश्किल में हैं। सारा सामान ख़राब हो गया, उधर पानी आ गया, सैलाब। ये थीम पार्क में सलमान फारसी ब्लॉक में मेरा घर था 5 मरले का। 5 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा करके बना रहे थे, तो एकदम पानी आया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। बच्चों के कपड़े भी नहीं हैं, कोई जूते नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। मेहरबानी है इनकी, ये खाने के लिए दे रहे हैं बच्चों को, हमें रहने के लिए जगह दी है, 4 पाइयाँ दी है। अच्छे लोग हैं, बहुत घर किसने शुक्रिया बनाया इनका। था? काम क्या करते थे? काम मजदूरी करते थे जी। मैं भी कोठी में काम करती थी, मेरा मियाँ भी काम करते थे, मजदूरी करते थे। अल खिदमत फाउंडेशन के हेड मोगीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताइएगा, इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने खैमा बस्ती में आए हैं, इसको कवर किया है। मुश्किलात तो ऐसी हैं कि मतलब हम तो जो सर्व कर सकते हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट इन लोगों की खिदमत कर सकें। ऑब्वियसली ये हमारे मेहमान हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको सर्व कर सकें, इनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें, और जो इनका गम है, जो इनकी तकलीफ़ है, जिस आजमाइश से ये गुज़र रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करें, इनको समझाएं और इनको मोटिवेट रखें और इनको वो गिव अप ना करने दें कि ये अब हार ना माने। अभी एक सफ़र ख़त्म हुआ है और इंशाल्लाह एक नई ज़िंदगी इनका फिर इंतज़ार कर रही है। हम उसके लिए को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने काम को जारी रखें, अपनी जॉब्स को जारी रखें। हम यहाँ पर आपके बच्चों को, आपकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट ये निकला कि बहुत सारे लोग यहाँ से सुबह अपनी जॉब्स के लिए जाते हैं। किसी की नाइट शिफ्ट है, वो नाइट शिफ्ट पे जा रहा है और फैमिलीज़ यहाँ पर उनकी रहती हैं और सारा उनको हम मैनेज कर लेते हैं। इवन के जो ख़वातीन हैं वो भी हाउस हेल्प में बहुत सारी सोसाइटीज़ में जाती हैं, तो सुबह के टाइम यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे खेमों में सिर्फ बच्चे ही हैं। हमें कई दफ़ा ऐसे लगता है जैसे हम वो चाइल्ड सिटिंग का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। इसी वजह से हमने प्ले एरिया भी बनाया, इसी वजह से हमने स्कूल बनाया, फिर हमने लाइब्रेरी बनाई। अभी हमने यहाँ पर जो कपड़े हैं उनका एक स्टॉल लगा दिया, एक पूरा बाज़ार पीछे इस्टेब्लिश किया है और हमने उनसे कहा कि कपड़े हैंग कर दिए हैं, आप आएँ खेमा बखेमा अपनी फैमिली के साथ और वहाँ से आप जो कपड़े लेना चाहते हैं वो कपड़े लें। शावर लगा हुआ है, वॉशरूम्स हैं, हॉस्पिटल यहाँ पर इस्टेब्लिश है, मोबाइल हेल्थ यूनिट है, उसमें डायग्नोस्टिक भी है, उसमें फार्मेसी भी है, मस्जिद भी कायम है। सुबह सुबह यहाँ पर नाजरा कुरान का भी होता है, फिर ख़वातीन की भी काउंसलिंग के सेशंस हो रहे हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको थोड़ा थोड़ा इस पे भी गाइड कर रहे हैं कि जो आपके बिज़नेस थे, जो आपकी जॉब्स थी, उसके हवाले से भी हम अब इनको गाइड करने जा रहे हैं कि जो अगर आप अपना बिज़नेस को इन्हेंस करना चाहते हैं तो अल-खिदमत का इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस का प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें हम बिला सूद कर्ज देते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम इसमें उनको सपोर्ट करें ताकि ये अपने बिजनेस को जाके दोबारा से कंटिन्यू करें। कोशिश है हमारी। जज़ाकमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी हमने लोगों से बातचीत की है और कोई भी खुश नहीं है यहाँ पर। लाइक उन्हें सहूलियात तो दी जा रही हैं, उन्हें एक पनाह दी गई है, यहाँ पर खाने पीने का सामान है, सोने की जगह है, लेकिन वो अपने घरों को छोड़कर खुश नहीं हैं। उनका दुख दर्द और वो लोग बहुत रो रहे हैं कि हमें अपने घर पर वापस जाना है और वो अभी तक मुंतज़िर हैं, वेट कर रहे हैं कि उनके घरों का पानी सूख जाए ताकि वो अपने घरों में दोबारा आबाद हो सकें। अल्लाह करे कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और लोग अपने अपने घरों में आबाद हो जाएं। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा कर ली हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं आलमी मंजरनामे के हवाले से। तो कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद और यकजा हो गई है। गुज़श्ता रोज़ कतर में अरब मुस्लिम सरबराही इजलास का इनेकाद हुआ जिसमें अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। सरबराही इजलास के मुश्तरका एलामिया में अरब और मुस्लिम मुल्कों ने कतर के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया और वाज़ेह किया कि यह हमला दरअसल तमाम अरबो इस्लामी ममालिक के खिलाफ जारियत है। किसी भी सूरत इसराइली जारहियत को जायज़ करार देना काबिल मज़म्मत है। फ़लस्तीन के मसले के पुरअमन हल की कोशिशों को सबूताज़ करना कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। जी बिल्कुल, और इस इजलास का एलामिया भी आ चुका है और इसराइल को लगाम का मुतालबा किया गया, उसको कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया और दीगर इस्लामी ममालिक पर भी इस हवाले से जोर दिया गया कि इस पर जी अमल दरामद करवाया जाए, आलमी बरादरी पर जोर डाला जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कतर पर इसराइल के हमले के बाद जो दोहा में अरब मुस्लिम ममालिक हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है और एक मुत्तफ़िका एलामिया भी जारी किया गया है और इस एलामिया में कहा गया कि ये जो अरब और मुस्लिम मुल्कों की जानिब से इसराइल के लिए मैसेज है उस पर भी गौर किया जाए और क्या रद्द अमल अरब मुल्कों का होना चाहिए, क्या ये इजलास कर देना काफ़ी है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है और करारदाद मैंने देखी है, मेरी नज़र से गुजरी है और मेरा तो ये मानना है जिन दिनों ये अटैक हुआ था उन दिनों से मेरा ये यकीन है कि इज़राइल सिर्फ करारदादों से अगर बाज आ सकता तो गज़ा पर जो इतने महीनों सालों से चल रहा है उसका जुल्म वो करारदादों से रुक गया होता। लेकिन ये क्योंकि मुल्क करारदादों से मानने वाला नहीं है और उसकी कोई प्राइस उसके लिए ये नहीं है, ये वाली जो करारदाद पास होना या कंडेम कर देना या एक रेजोल्यूशन पास कर देना, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। इज़राइल ने भी जिस तरह हमास को टारगेट करने के लिए कतर जैसी मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, तो ये उसने सिर्फ करारदाद से मजम्मत नहीं की थी हमास की, ना कोई रेजोल्यूशन पास किया था, फिजिकली हिट किया था एक सॉवरेनिटी, एक मुल्क की और एक लीडरशिप को टारगेट किया था। तो मैं ना जितना देख सका हूँ वो रेजोल्यूशन, उसमें कुछ नुकात मोस्टली जो है वो कंडेम करने से रिलेटेड ही हैं, जिससे इज़राइल को मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। और मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बताता चलूँ कि हम तकरीबन हमारे जो इस्लामिक मुल्क उस एक छत के नीचे थे, दुनिया का 33% इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं हमारे पास है। तकरीबन हमारी 25 से 30% आबादी है दुनिया में, 2 बिलियन लोग हैं, 57 मुल्क हैं। लेकिन जब भी किसी मुल्क पर हमला होता है तो हम इकट्ठे हो जाती है, OIC हो या दूसरी बात। दूसरा मुझे एक थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि ये अरब समिट कहा गया इसको। मुझे नहीं समझ आई कि ये अरब समिट कैसे थी जब आप चाहते हैं कि पूरे मुल्क के दुनिया के मुसलमान आप सपोर्ट करें, फिर उसको अरब कर दें। ये इस्लामिक समिट होनी चाहिए थी या लीडरशिप होनी चाहिए थी, कोई मेरा ख्याल है हमें अरब वाले सिग्निफिकेंस से भी आगे निकलना चाहिए था, क्योंकि उसमें बहुत सारे नॉन अरब मुल्क भी थे। और नॉन अरब में सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगा, अपार्ट फ्रॉम इट हमारे वज़ीर आज़म ने भी बहुत मुदल्लिल तकरीर की है, लेकिन मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ज़बरदस्त कहा है, उन्होंने कहा कि ये मैटर ऑफ टाइम है कि अगर हम ना इकट्ठे हुए और एक सॉलिड रिस्पांस ना दिया तो हमारी बारियों का इंतज़ार करें। तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल भी है और ये रियलिटी भी मुझे लगती है
बदकिस्मती से बयान से हमें आगे कुछ फोर्स बनानी पड़ेगी, कोई रिटेलिएशन करनी पड़ेगी, लेकिन उसका एक वजह कुछ और है, वो अगर आप सवाल करेंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा खालिद साहब, एक तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो एलामिया है उस पर मुज़म्मतों तक ये मामला महदूद रहा है, लेकिन अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसराइल ने फिजिकली कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया, उसके अंदर हमला किया, उस दोहा के अंदर, और हम सर देख रहे हैं कि इस एलामी के अंदर आलमी बरादरी पर जोर दिया जा रहा है कि जनाब वो इस तरह के इकदाम से इसराइल को रोके, बाज रखे। आपको लगता है कि आप अगर इस तरह की मजम्मती करारदादें पास करें और आलमी बरादरी जो है वो फिर मुदाखलत करके इसराइल को रोके? उज़ैर, अगर ये मज़ामती करारदादों से दुनिया ने इन्वॉल्व होना होता तो गज़ा में हो चुकी होती। मेरा ख्याल है हमास की लीडरशिप को टारगेट होते देखने की निस्बत उन गज़ा के बच्चों को बगैर खुराक के मरते देखना और उन बूढ़ों को एड़ियां रगड़ते देखना कहीं ज़्यादा तकलीफ दे है। अगर दुनिया का ज़मीर जागना होता तो वहां जाग गया होता, और इतने सालों से नहीं जाग रहा। आपने नोट किया होगा मुस्लिम यूनिटी भी इतनी पहले कभी नजर नहीं आई गाजा पर ये जितनी अब नजर आई है। तो हम सिलेक्टिव हैं अनफॉर्चुनेटली रेजोल्यूशन पास करने में भी, और दुनिया अगर आपकी मदद आने को, अगर आप दुनिया की मदद का इंतजार कर रहे हैं तो गजा में पहले जानी चाहिए थी, पहली बात यह है। और आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए मैं इंडिया पाकिस्तान का केस रेफर कर देता हूं। हिंदुस्तान के पीछे भी इजराइल की बहुत बड़ी बैकिंग थी जब हम मई में उन्होंने हमला किया था इंडियंस ने, और आपने देखा होगा कि जब रात को 12:30 बजे 85 जहाज हवा में आए थे तो हमने कोई रेजोल्यूशन का इंतजार नहीं किया था। हमने इस 57 मुल्कों को नहीं कहा था आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इंडिया को बुरा भला कहें। हमने 4 से 5 मिनट में 42 जहाज हवा में भेजे थे। 7 जहाजों को हिंदुस्तान के लैंड नहीं करने दिया था, और 10 तारीख को जो किया था उनकी एयरफोर्स 10 दिन ग्राउंड कर दी थी, जिसको बैकिंग इजराइल की भी थी। ये होती है प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करना, इतनी बड़ी कीमत दुश्मन से मांग लेना कि वो देने की पोजीशन में ना हो और वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये मैंने सही फैसला किया था अटैक करके, ये गलत फैसला किया था। इस तरह के जो जिसको कहते हैं ना अनकंट्रोल्ड जो माइट अपने आप को समझते हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे इंडिया हो, बिल्कुल बजाज फरमाया खालिद साहब आपने। लेकिन हम इंडिया के मामले में देखें तो अमेरिका की सपोर्ट थी और फिर अमेरिका को भी मायूसी का सामना हुआ क्योंकि उसने इंडिया से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। अब अगर हम इसराइल के मामले में देखते हैं तो अमेरिका की सपोर्ट तो है, लेकिन वो बराह रास्त इस तरह से मंजर आम पर भी नहीं आते हैं, खुले अल्फाज में बात भी नहीं करते हैं, इस साइड भी रहते हैं उस साइड भी रहते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो यहाँ अमेरिका का कोई किरदार हो सकता है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से या इजलासों से या करारदादों से मसला हल नहीं होना, तो फिर अमेरिका ये करवा सकता है? देखिए माहम, बहुत कुछ करवा सकता है अमेरिका, और मैं समझता हूं कि अमेरिका की जो आशीर्वाद कह लें या अप्रूवल या टेसिट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हमला पहले ईरान पर होता है, वो भी अमेरिका का कॉन्सेंट शामिल था। इतने अरब मुल्कों की एयर स्पेस यूज होती है, वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। यहाँ पर सबसे बड़ा अमेरिकन अड्डा है जो आउटसाइड अमेरिकन सॉइल के बाद सबसे बड़ा हवाई अड्डा और सेंट्रल कमांड और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर और इतने फाइटर जहाज, इतने हजार लोग अमेरिका के मौजूद अगर दुनिया से बाहर कहीं हैं तो वो कतर है। तो कहने का ये मकसद है कि अगर अमेरिका के कंसेंट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। आज अगर अमेरिका हाथ उठा ले इजराइल से और उसको ओपनली कह दे कि मैं तुम्हारे मुखालिफ खड़ा हूं या इसको बंद करो, तो ये मिनटों की बात है कि बंद हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट यही बात है कि अमेरिका एक तरफ उनको भी शायद देता है और हमलावर को भी शायद देता है कि तुम ठीक कर रहे हो, जो विक्टिम है उसको भी कहता है तुम अगर परेशान या डिप्रेस हो या रो रहे हो तो तुम भी ठीक रो रहे हो, दोनों तरफ है। तो दुनिया इस तरह चल नहीं सकती, और अगर चलेगी तो इसी तरह चलती रहेगी। और अगर खास तौर पर अगर इस्लामी ममालिक ने भी यही यूनिटी रखी कि हम दुनिया में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि आप इजराइल को वो करें, रोकें। इजराइल 57 मुल्क अगर आप नहीं रोक रहे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों आकर रोकेगी? वेस्ट का पहले ही इंक्लिनेशन दूसरी तरफ है। मैं आपको एक और याद करा देता हूं, जब ईरान पर हमला किया था 13 जून को इजराइल ने, तो जर्मन चांसलर ने क्या बयान दिया था वो हमें सीख लेना चाहिए। जर्मन चांसलर ने कहा था कि इजराइल हमारा डर्टी जॉब कर रहा है। हमारा किसका? जर्मन का। जर्मनी की तो कोई नाराजगी नहीं थी ईरान से। तो हमें अभी भी इशारा समझ लेना चाहिए कि वेस्ट के बिहाफ पे इजराइल लड़ रहा है, खास तौर पे अमेरिका की बैकिंग के साथ, और जब तक ये जारी रहेगा उसकी अनफॉर्चुनेटली कीमत ऐसे मुल्क हमारे दोस्त देते रहेंगे जिनके पास असला भी बहुत है, जिनके पास पैसा भी बहुत है, जिनका डिफेंस बजट भी हमारे से 60-70 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से।
लेकिन वो इंतजार करते हैं कि मुल्क आए, सारे बरादर मुल्क इकट्ठे हों और कंडेम करें और घरों को चले जाएं। बिल्कुल बेबसी की सी तस्वीर है। खालिद साहब, आप तारीफ कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे मलेशिया के सरबराह को कि उनकी जानिब से बड़ी अच्छी तजावीज़ सामने आई हैं, और भी ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने बहुत बहुत अपनी अच्छी रिकमेंडेशंस भी दी हैं। पाकिस्तान ने इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा से रुकनीत मुअत्तल कराने और उसके खिलाफ मुस्लिम मुल्कों की टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी है ताकि नजर रखी जा सके इसराइल के अज़ाइम पर। आपको लगता है इन तजावीज़ पर आइंदा दिनों में हमें कोई अमल होता हुआ नजर आएगा? उज़ैर, देखिए, इसी रेजोल्यूशन के अंदर ये भी कहा गया है उन मुल्कों से कि कुछ फर्म स्टैंड लें मुल्क हमारे। वो मुझे लगता है कि वो अरब और मुसलमान मुल्कों की तरफ ही है। हमने बहुत सारे मुल्कों ने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है, हम उसके साथ ट्रेड करते हैं। हमारे अरब मुल्की हैं और दोस्त मुल्की हैं जिनकी एयरलाइंस की फ्लाइट जाती हैं तल अवीव में रोजाना की बुनियाद पर। हम वो उनको कैंसिल नहीं करना चाहते, हमको ट्रेड को सैंक्शन नहीं करना चाहते। इजराइल तो मैं अक्सर आपको लोगों को याद कराता हूँ, रकबे के लिहाज से हमारे पाकिस्तान के सूबा KPK का चौथा हिस्सा है। जरा विजुलाइज करें, इतना छोटा मुल्क है और हम इतने ज्यादा होकर तकरीबन 2 अरब के करीब होकर 57 मुल्क हमारे वो मुसलमान है, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते। दूसरी तरफ आप देखें, एक इंडिया है जो मैं मजहब के नाम पे नहीं कार्ड कोई खेलना चाहता, लेकिन ये पूरा हिंदू फैक्टर है इधर, वो ज्यू फैक्टर है उधर। उनमें क्या कॉमन है हिंदुस्तान में और इजराइल में? खालिद साहब, कतर कलामी के लिए माजरत, आप कह रहे हैं कि कर कुछ नहीं पाते या इनसे हो नहीं रहा या ये चाहते ही नहीं है? देखिए मैम, चाहना और होता है और आपकी होने की कैपेसिटी होना और होता है। जब आपने दुश्मन के खिलाफ हिट बैक करना होता है, उसमें 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी 2 रेसिपी हैं। उस रेसिपी में नंबर 1 है कि आपकी कैपेसिटी हो और नंबर 2 है आपके अंदर हौसला हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर हमारा हौसला भी था और हमारी सलाहियत भी थी। दोनों की जब कॉम्बिनेशन होती है तो फिर आप हिट बैक करते हैं और दूसरे के नाक से भी खून कहते हैं उसी तरह बहे जैसे मेरे बच्चों का या मेरी फैमिली का बह रहा है। लेकिन बदकिस्मती थी, हमारी कैपेसिटी बहुत है अरब मुल्कों की, हमारे डिफेंस के बजट भी बहुत हैं, जहाज भी बहुत हैं उनके पास, लेकिन एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है। यानी उनको इस काबिल नहीं छोड़ा गया। डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है या अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उनके रेडार्स के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो वहां जाकर हाथ जब रुक जाता है अमेरिका का कि यहाँ पर रुक जाओ और ना करो, तो फिर वो मुल्क स्टैंड नहीं ले पाते। अपनी सॉवरेनिटी की एक लिमिट लगा लेते हैं कि चले यहाँ तक है क्योंकि अमेरिका को नाराज नहीं करना। बल्कि अमेरिका की तो तारीफ हुई है कल के रेजोल्यूशन में इन अ वे कि अमेरिका को चाहिए कि ये करे, और अमेरिका की ब्लेसिंग के बगैर पॉसिबल ही नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका की आशीर्वाद के बिना जहाँ ये मुमकिन ही नहीं है कि इसराइल कतर के अंदर जो है इतना बड़ा हमला कर दे। और खालिद चिश्ती साहब जो है इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल अगर मगर वाली सूरत हाल है, हमने पहले भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं, जनाब उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा कि कतर हमारा इत्तेहादी है। बहुत कम लोगों को ये मालूम है और कतर के मामले में इसराइल को बड़े एहतियात बरतने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि हमास की लीडरशिप को निशाना बनाना जो है ये बिल्कुल जायज़ है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। जी, तो हम यही देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे तो हैं, लेकिन जैसे कि खालिद साहब ने कहा कि कोई जारहाना हिकमत अमली अपनानी होगी और अपनी कैपेसिटी से भी आगे जाकर लगाम डालनी होगी इसराइल को, तो ही जाकर इसराइल जो है वो बाज आएगा। अदरवाइज ये सिलसिला चलता रहेगा और अपने मुफादात को बालाए ताक रखते हुए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और आई होप कि ये जो इकट्ठ है आगे जाकर बिल्कुल उसके बिना हम इसराइल को कोई फर्क नहीं खास पड़ने वाला, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी मजम्मती करारदादें गजा के मामले पर, दीगर मुल्कों के मामले पर जो है वो जमा कराई जा चुकी हैं, लेकिन सब बेसूद गया, सब गारत किया। ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपके साथ इंतहाई अफसोसनाक खबर शेयर करेंगे। पाकिस्तान के जी सोशल मीडिया स्टार और नन्हे यूट्यूबर अहमद शाह के छोटे भाई जो हैं वो उमर शाह अचानक इंतकाल कर गए। उमर शाह को हम देखते थे निजी टीवी चैनल में रमज़ान ट्रांसमिशन में अपने भाई के साथ नज़र आते थे। बड़ी क्यूट वीडियोस उनकी होती थी, बड़ी फ़नी वीडियोस जो होती थी वो सोशल मीडिया पर उनकी वायरल होती थी। और उमर शाह के जो ख़ानदान के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़ानदान ने जी कोई उनकी मौत के हवाले से अभी मालूमात फ़राहम नहीं की हैं। मगर डॉक्टर्स के मुताबिक उमर शाह की रात 2 बजे तबीयत ख़राब हुई और फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिट आना शुरू हुई। उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उमर शाह की सांस की नाली के जरिए फेफड़ों के अंदर वॉमिट चली गई और इसी दौरान उनका सांस बंद होने लगा और वो वफात पा गए। डॉक्टर्स के मुताबिक इस हालत को एस्पिरेशन कहा जाता है। और ये एस्पिरेशन है क्या, और अगर किसी शख्स को हो जाता है, कोई शख्स इसका शिकार हो जाता है, तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, जिस तरह से ये नन्हे बच्चे की मौत हुई,
इंतहाई अफसोसनाक है पूरी आवाम के लिए, बहुत ज़्यादा अचानक ये जो मौत होना छोटे बच्चे की काफ़ी गमगीन बात है। कहिएगा ये जो एस्पिरेशन है ये किस वजह से होता है और किन लोगों को ज़्यादा इससे ख़तरा होता है, ये होती क्या है? जी बिस्मिल्लाह, वेरी अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला इसे जन्नत में जगह दे और वालिदैन को सब्र की तौफीक अता फरमाए। ग्रेट लॉस है। देखिए अभी तक एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है, बिकॉज वो हमारे से डिस्कस नहीं हुआ रहा एंड वी आर लिसनिंग फ्रॉम मीडिया कि ये सिनेरियो है जैसे आप बता रहे हैं कि वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है और उसके बाद एस्पिरेशन कर दी है। तो नॉर्मली अगर आपका कॉन्शियस लेवल अच्छा है, मैं इस एज के बच्चे की स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा, तो वॉमिटिंग अगर हो रहा होता है तो उसको एस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए। एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ने एक नेचुरल मैकेनिज्म बनाया हुआ है। आप इसको ऐसे एग्जांपल ले लें कि खुदा न खास्ता अगर आप बहुत तेजी से पानी पीने लगते हैं और आपकी वो सांस की नाली की तरफ जाता है तो सडनली यू स्टार्ट कफिंग, तो वो जो कफ है दैट इज अ नेचुरल मैकेनिज्म। अब सिनेरियो मुझे आप लोगों से जो डिस्कशन करने से मुझे ऐसा लगता है कि उसको इतनी वॉमिटिंग हुई कि उसके इलेक्ट्रोलाइट इतने कम हुए कि वो बिल्कुल ही नढाल हो गया, और इस नढाल होने के दौरान अनफॉर्चुनेटली जो उसने वॉमिट किया वो रिफ्लेक्स उसका एब्सेंट था या स्लगिश था और वो वॉमिट उसके सांस की नाली में चला गया, और इस वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी शख्स का खाना या फिर उसकी वॉमिट सांस की नाली में चली जाए, मैकेनिज्म तो है कुदरत की तरफ से रोकने का, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, वर्स कंडीशन हो जाए, तो फौरी तौर पर रेमेडी क्या है, क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल? देखिए इसमें कुछ सिनेरियो अगर हम बनाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे और जो ऑडियंस है उनके लिए भी आसान हो जाएगा। लेट्स फॉर एग्जांपल एक ऐसा बच्चा है जिसने आपके सामने कुछ ऐसा डाइट ले लिया जो कि बड़ी सॉलिड है और वो उसके गले में स्टक हो गई है, तो वो आपके सामने ही वो बच्चा उसके अंदर बोलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो नीले रंग का हो जाएगा, हाथ पाँव मारना शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम उसका माउथ ओपन करके देखें, अगर वो चीज़ उसके गले में है तो हम अपनी फिंगर से उसको बाहर निकाल लें। अगर वो नहीं नजर आ रही तो इसमें एक मैनुअर होता है कि एक फिस्ट बना के जहाँ पे हमारा अब्डोमेन शुरू होता है, बैक साइड पे बच्चे के जाके हम खड़े होते हैं और वहाँ पे अपना एक फिस्ट बनाते हैं और एक हैंड ऊपर से पुश करते हैं, अब्डोमिनल प्रेशर अप्लाई करते हैं। और जब हम इसको फोर्सफुल अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली ये जो भी चीज़ स्टक होती है वो बाहर निकल आती है और बच्चा सेफ जोन में चला जाता है। ये मैं बात 5 साल से ऊपर के बच्चों की कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आप बात करें कि वॉमिट हो रहा है, तो अगर वॉमिट हो रहा है तो सबसे बड़ी एहतियात ये है कि उसको सीधा नहीं लेटना चाहिए, उसको एक करवट लटा देना चाहिए। अगर वो सीधा लेटेगा और प्रेफरेबली बैठा देना चाहिए, अगर वो इतना कॉन्शियस में, अगर वो लेटेगा सीधा होगा और वो वॉमिट करेगा तो फिर वो वॉमिट बैकफॉल करेगी और वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो लंग्स के अंदर जा सकती है। और आप जब उसको बैठाएंगे या करवट देंगे तो वो यूजुअली बाहर निकलेगी, या वो अगर जाएगी भी तो प्रोबेबिलिटी है कि उसकी मिकदार बहुत कम होगी और उसको बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये एस्पिरेशन जो है बच्चों में ही ज़्यादा खतरा होता है और ये क्या हमेशा जानलेवा होती है? इसका अगर बर वक्त इलाज हो जाए तो बचत हो सकती है? इसका जो नेक साइज है, लेंथ है उसकी वो कम है और विड्थ ज्यादा है, तो ये कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर है जो उसके जो सांस की नाली और खाने की नाली उस पर प्रेशर ज्यादा डालते हैं। तो हमें अपनी कुछ हैबिट को मॉडिफाई करना चाहिए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि ओबेसिटी जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है और हमारी हैबिट ये है कि हम रात को लेटने से कुछ मिनट या कुछ घंटा 1 घंटा पहले हम खाना खाते हैं और वो खाना हमारे मैदे पे रहता है और जो कि रिफ्लक्स वापस आने के जिसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो ये है कि इस डाइट को अपनी को जो है उसको कम खाएं, जैसे हमारा इस्लाम हमें बताता है, डिवाइड करके खाएं और लेटने से कम 3 घंटे पहले खाना। एक चीज और याद रखें कि ये जो रिफ्लेक्स है ये यंग बच्चों में जो 1 से 2 साल जिनकी उम्र होती है उनमें थोड़ा सा स्लगिश होता है और उनमें ये चीजें बार बार देखी जाती है। तभी माँ को बताया जाता है कि जब वो बच्चे को फीड करा रहे हो तो उसको फीडिंग के बाद अपने सीने के साथ लगा के रखें ताकि वो उसका जो स्टमक में जितने भी जो दूध गया है वो नीचे ट्रेवल कर जाए। वो बच्चे जिनको खुदा न खास्ता एपिलेप्सी होती है, जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उनमें ये चीजें स्लगिश हो सकती हैं, या वो बच्चे जो किसी ड्रग के अंदर अफेक्ट आते हैं उनमें ये चीजें स्लगिश हो सकती हैं। तो नॉर्मली इस एज के बच्चों में ये रिफ्लेक्स यूजुअली एब्सेंट नहीं होता अनटिल वो वॉमिट से इतना वीक हो गया, उसके इलेक्ट्रोलाइट इतने इम्बैलेंस हो गए हो कि वो अपने आप को संभाल ना पा रहा हो। सही, तो इसमें भी ओबेसिटी एक बड़ा मसला है। डॉक्टर इरफान साहब हमें बता रहे थे और चीदा नकात जो है उन्होंने बताया कि किसी एस्पिरेशन जो है वो हो सकती है और हम
उज़ैर नॉर्मली ये भी देखते हैं कि बाज़ लोग लेट कर भी खाना खाते हैं, कोई हैबिट होती है, कुछ खा रहे हैं तो आप लेट कर खा रहे हैं, या फिर खाते वक्त बोलते हैं, तभी कहते हैं कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, या फिर आप हंस रहे होते हैं तो खा रहे होते हैं, तो इस वजह से भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मतलब आपके लिए ये सब चीज़ें। और यकीनन एहतियात करनी चाहिए खाते वक्त। और बच्चों के लिए जैसे कि बताया कि ओबेसिटी बहुत बड़ा मसला हो गया, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। और इसी के साथ ही हमें ब्रेक पर जाना है। राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में बात करेंगे एक बड़े ज़बरदस्त टैलेंट के हवाले से। पाकिस्तानी नौजवान, आपको पता है, किसी भी शूबे में दुनिया में कम नहीं है और आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाते रहते हैं। पाकिस्तानी नौजवान मुसन्निफ हसन सिद्दीकी ने अदबी मैदान में तारीख रकम की है। ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनका काम बरतानिया के तारीखी मकाम और यूनेस्को आलमी सकाफती विरसे की साइट कैंटरबरी कैथेड्रल में नुमाइश के लिए पेश किया गया। इस तारीखी कारनामे पर बरतानवी हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इनके काम को और इन्हें खूब सराहा गया। जी बिल्कुल। और इस वक्त जी अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी जानते हैं। तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग कहिएगा। सबसे पहले तो बल्कि बहुत बहुत मुबारक आपको इस एजाज़ के हवाले से, और आपका जी आलमी सतह पर न सिर्फ तस्लीम किया गया और आपको सराहा गया, बल्कि इस एजाज़ के हवाले से जो आपने हमारा नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये एजाज़ जीतने पर आपके एहसासात कैसे हैं, जज्बात कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड होल पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जहाँ तक मेरे एहसासात और जज्बात की बात है तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का कुछ होगा, लेकिन ये है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी और मेरी कोशिश थी कि मैं लिटरेचर के मैदान में पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करूं। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये ऑनर मिला कि मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी राइटर बनाऊं जिसका काम यूके का जो बहुत मशहूर तारीखी मकाम है कैंटरबरी कैथेड्रल, वहाँ पे डिस्प्ले हुआ। और फिर इस अचीवमेंट को जो है वो यूके गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस, ब्रिटिश हाई कमिश्नर और यूनेस्को जैसे इदारों ने तस्लीम किया। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, ना सिर्फ इंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स में बल्कि लिटरेचर जैसे जो है वो मैदान में भी। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन कर पाया हूँ और एक पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज प्रमोट कर पाया हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। हसन, हमें ये भी बताइए, आपकी कहानी बेघर अफराद से मुतालिक है। इस टॉपिक सिलेक्शन की रीज़न क्या है? इसके पीछे क्या कोई ख़ास कहानी है? जी बेसिकली इसके पीछे वजह यह है कि मैं एक दिन जो है वो लाहौर की एक सड़क से गुजर रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक फुटपाथ पे जो है वो एक आदमी को देखा जो कि लेटा हुआ था और वो बहुत खस्ता हालत थी उसकी। और उसको देख के मैं कुछ देर रुक गया और मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि एक होमलेस इंसान की कितनी स्ट्रगल होती है। और फिर मुझे ये फील हुआ कि मुझे जो है वो इस टॉपिक पे लिखना चाहिए, क्योंकि होमलेसनेस जो है या होमलेस अफराद जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा ये इशू है जिस पे काम होना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए होमलेस लोगों के बारे में। और ये हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो होमलेस लोगों के लिए कुछ ना कुछ करे, वो जो भी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इस टॉपिक पे कहानी लिखनी चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सही, और आपने ये सोचा और आपने लिखा। तो अब सफ़र के हवाले से बताएं कि आपने इब्तिदा कैसे किया और अदब और कहानी नवेसी की तरफ आपका रुझान कब हुआ, और आपका ये जो अदबी काम है आलमी सतह तक कैसे पहुंचा? जी बेसिकली वैसे तो अगर अदब के रुझान की बात करें तो मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। और फिर हुआ ये कि 4 साल पहले जो है वो मैंने प्रॉपर तरीके से अपनी एक लिटरेरी जर्नी स्टार्ट की। मेरी एक किताब जिसका नाम 20 ब्राइट पाथ्स स्टोरीज ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग है, वो यूएसए में पब्लिश हुई। और उसके अलावा मुझे नासा की तरफ से रिकग्निशन सर्टिफिकेशन मिली हुई है ऐसे राइटिंग से। वर्ल्ड स्कॉलर्स कप की तरफ से गोल्ड मेडल मिला हुआ है। उसके अलावा एज अ राइटर मेरा काम डिफरेंट इंटरनेशनल लिटरेचर मैगजीन्स में पब्लिश हुआ हुआ है। और मैं एक नॉन प्रॉफिट डिजिटल मैगजीन का भी फाउंडर हूँ जिसका नाम है द फीमेल टाइम्स। और मेरा स्पेशल तौर पे जो फोकस रहता है वो सोशल इश्यूज के हवाले से रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि राइटिंग जो है वो जिम्मेदारी है। जिस भी इंसान के अंदर क्रिएटिव राइटिंग का टैलेंट है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो माशरे की जो नाइंसाफियां हैं या ऐसे मसाइल हैं कि जिनको नज़रअंदाज किया जाता है उन पे निगाह डाले और उनको हाईलाइट करे। और आप बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर भी रहे हैं। ये तो आपने अपनी जर्नी बताई, इब्तिदा बताई। मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं और आने वाले वक्तों में हम कोई प्रोजेक्ट देख सकते हैं? जी बेसिकली फ्यूचर में मेरे ये प्लान्स हैं कि जैसे मैं यूके में पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाया हूँ, ऐसे ही मेरी ये प्लानिंग है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मज़ीद भी इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, साइट्स हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी लिटरेचर की जो है वो रिप्रेजेंट कर सकूँ। और
जो है वो पाकिस्तानी जो लिटरेचर है उसको उसका मकाम बुलंद कर सकूं, जैसे मैंने यूके में किया। बिल्कुल ज़बरदस्त है हसन, आप तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मज़ीद पाकिस्तानी जो हैं वो इस मैदान में आ गए हैं, हमें ज़रूरत है। तो वो पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो लिखना चाहते हैं, जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, अदब के मैदान में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या आप एडवाइस करेंगे? उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले तो आप क्रिटिसिज्म और डिस्करेजमेंट से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अफसोस ये है कि पाकिस्तान में जो है वो लिटरेचर की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना ही यहाँ पे लिटरेरी अचीवमेंट्स को वैल्यू किया जाता है। उसका सबूत ये है कि मेरी अचीवमेंट एक ऐसी अचीवमेंट जिसको यूके गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस तक जैसे इदारे रिकग्नाइज कर चुके हैं, स्टिल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया, डिस्पाइट रिपीटेड आउटरीच एफर्ट्स इंक्लूडिंग लेटर्स टू सीएम एंड प्राइम मिनिस्टर्स। तो मैं यही पैगाम दूंगा यंगस्टर्स को कि पाकिस्तान में ये एक जो है वो इशू है कि यहाँ पे रिकग्निशन का एक की कमी है, लेकिन आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है और पाकिस्तान के बारे में सोच के और अपने दिल की आवाज को सुन के आपने कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आपको ये महसूस होता है कि लिखना ही वो वाहिद चीज है बहुत जिसके लिए आप जबरदस्त पैदा बात हुए की हैं, तो फिर हसन आपने, और यकीनन तमाम नौजवानों को इनकी बात पर अमल भी करना चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर आपको सराहा जाएगा और अगर आपका काम आपको मिल जाती है। देखिए हमने आपको अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वो इनवाइट किया है, और इसी तरह गवर्नमेंट तक भी जो अरबाब इख्तियार है उन तक भी आपकी आवाज़ पहुंचेगी। और हमारा वो भी मकसद आपके भी काम को यही है कि जनाब टैलेंट, पाकिस्तान के सराहेंगे। टैलेंट को दिखाना, उजागर करना, और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में भी बहुत तरक्की अल्लाह दे, हमारी तो यही दुआ है। और इसी के साथ जी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके साथ देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। औलाद और साहिब औलाद होना इंसान की ज़िंदगी का ख्वाब होता है, और हर इंसान की ज़िंदगी का ख्वाब होता है, और हर वालिदैन की आंखों में जी ये ख्वाब चमकता है और हर दिल में बसता है। हर जोड़े की ख्वाहिश होती है और उनकी विश होती है कि जी उनकी औलाद हो, और अगर ये ख्वाब अधूरा रह जाए तो इंसान ख़ुद को नामुकम्मल फील करता है, और बे औलादी का जो दर्द है वो ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ होता है बल्कि मेंटली भी इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आपका दिल, दिमाग, रूह शदीद इस हवाले से जी ज़ख्मी हो जाती है। और पाकिस्तान समेत हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में बेऔलादी एक संगीन मसला बन चुका है, जबकि इसके बारे में लोगों में बेशुमार गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं। अक्सर ये समझा जाता है कि बेऔलादी सिर्फ ख़वातीन का मसला है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। मर्दों की सेहत भी बहुत बड़ा मसला हो सकती है इस चीज़ में। आप इतना हंस क्यों रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मैं मुस्कुरा नहीं रहा, मेरी शक्ल ही ऐसी है। माहिरीन के मुताबिक 40% केसेस ऐसे हैं जिसमें मर्द भी बेऔलादी के जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा ज़हनी दबाव, गैर मुतवाज़न खुराक और दीगर आपके जो तर्ज़ ज़िंदगी के मसाइल भी बांझपन की वजूहात हो सकते हैं। मगर अच्छी खबर ये कि बरवक्त तशख़ीस और सही इलाज से इस मसले का हल मुमकिन है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हकीम और माहिर तिब प्रोफेसर हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। फरहान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बेऔलादी की सबसे आम वजूहात क्या हैं जो कि आपके मुशाहिदे में आई हैं? क्या ये मसला ख़वातीन से मुंसलिक है या फिर मर्द भी ऑब्वियसली चूँकि इसके अंदर है, अगर हैं तो क्या रेशो है? रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का जो टॉपिक है वाकई इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़बरदस्त है, और आजकल के जो सिनेरियो देखा जाए तो इसमें ये बहुत ज़्यादा लोगों को मसला बन चुका है। और इसमें बल्कि मैं समझता हूँ कि शादी से पहले रिपोर्ट्स करवानी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि बीमारियाँ आजकल इस तरह की हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा सेफ जोन में चले जाएँ, लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, थोड़ा सा पहले। अब यहाँ पे हमारे माशरे में बहुत बड़ा किरदार ऐसा है, जो मेरे पास पेशेंट आता है कि 90% लड़की को ही गलत समझा जाता है। 90% ये मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि लड़कियां बड़ी अच्छी खूबसूरत यंग थी, लेकिन दवाइयाँ खा खा के उनका जिस्म फरबा हो गया, तबीयत अपसेट हो गई। लेकिन जब मेरे पास केस आया तो मैंने दोनों को बुलवाया, तो फिर मैंने इंसिस्ट किया, उसे समझाया, पल्स चेक की कि आपको तो मसला तो आपको है, आप रिपोर्ट्स करवाएं। नहीं जी, वो जो उनकी वालदा होती हैं, ये मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, तो वो खुद भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा आप एक दफ़ा रिपोर्ट तो करवा के आए ना। तो जब मैंने समझा अगर रिपोर्ट करवाई तो मसला किस में निकला? मर्द में। तो बहुत सारा हमारे इस माशरे में ऐसा होता है। और मर्दों में दूसरी बात, औरत जो होती है उसने घर में रहना होता है, सारी बातें सारी टेंशनें उसे होती हैं। और ये तो मेरे पास इतने केसेस आते हैं बेऔलादी वाले,
ये बेचारे तो दावतें भी नहीं खा सकते बाहर जाके, क्योंकि अगर ये लड़की बेचारी अपने घर में जाए, किसी सहेली के घर जाए, कहीं भी जाए, पहला सवाल जो होता है ना, पहला सवाल, अब लड़का जो होता है वो बाहर फील्ड में पूरा दिन गुजारा, काम में दिन निकल गया, अब जो लड़की है वो ज्यादा परेशान होती है और उसे ज्यादा परेशान किया जाता है। अब ये हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसमें कोई ऐसा मजाइका नहीं है, आप दोनों मियाँ बीवी जाके अपनी रिपोर्ट चेक करवाएं और दोनों जाके अपना इलाज करवाएं, जिसमें मसला वो इलाज करवा लें खुले दिल से। देखिए अब इसका इलाज मुमकिन है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जो जब उनकी रिपोर्ट्स करवाई वो फिट, दोनों फिट, लेकिन अब इसमें भी अब अगर हम जिंदगी देखें तो उसमें सहाबा कराम की ज़िंदगी देखें, अम्बिया की ज़िंदगी देखें, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी देखें तो एक एक चीज़ खोल के बयान कर दी है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे सिस्टम है कि आप सुबह काम के ऊपर चले जाते हैं, वापस आती हैं, सो जाते हैं, यही रूटीन है। कई लोगों से मैं पूछता हूँ क्या आप मियाँ बीवी दोनों कभी गए हैं बाहर पार्क में या किसी घूमने? नहीं जी, 10 साल हो गए शादी को, औलाद भी नहीं है, कहीं गए भी नहीं है। अब इसमें क्या है कि देखें, आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद बाहर जाएं, आपका अब औरत पूरा दिन घर बैठ के, आप ऑफिस जाती हैं, आती हैं, सो जाती हैं, करते हैं सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। हाँ जी, वो तो 4-4 बच्चों के बाद भी नहीं मिलती लोगों को। तो ऐसा जो है ना, ऐसा ये थोड़ा सा इसमें कई लोगों का, और मेरे पास ये एक केस ऐसा आया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ उन्हें ये कहा कि आप ना 15 दिन के बाद या हफ्ते बाद ना आप संडे वाले दिन बाहर जाएं, घूमें, मोबाइल ऑफ कर दें, आपस में गपशप लगाएं, तो ये जो है ना, ये मामला यकीन करें बगैर किसी दवाई के अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। क्या था उनका माइंड सेट थोड़ा सा चेंज हुआ, सुना, तो ये चीजें जरूरी हैं। बिल्कुल, औलाद जो है हकीम साहब ख्वाब तो है, और इस ख्वाब की तकमील के लिए कुछ लोगों के लिए नींद भी जरूरी है। तो हमें जरा ये आप बताएं कि इलाज क्या हमारे पास? अच्छा, इलाज इसमें बड़ा आसान सा है। सबसे पहले तो अगर आप देखते हैं पहले साल में अगर 6 माह या 8 माह तक हमल नहीं ठहरता या साल तक, तो फिर समझें कि ये मसला है। तो उसमें आप रिपोर्ट्स करवाते हैं, सीमन एनालिसिस। अब सीमन रिपोर्ट जो है, स्पर्म रिपोर्ट जो है, उसमें 60+ या 40 से कम अबव होनी चाहिए मर्दाना जरासीम। अगर उससे कम है तो मसला है। अगर उसके मादा नविया की बात की जाए तो उसका जो रंगत होनी चाहिए वो दूधिया कलर होना चाहिए। तो बाज़-औक़ात इसमें भी मसला होता है, बाज़-औक़ात आपका मादा नविया जो पतला हो जाता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें बाज़-औक़ात वेरिकोसेल, आपके टेस्टिकल्स में जो है ना वो सोजिश हो जाती है, बाज़-औक़ात सुकेड़ पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं। बाज़-औक़ात इन्फेक्शन हो जाती है, ऐसी इन्फेक्शन, बाज़-औक़ात आप किसी प्लेस के ऊपर गए हैं, बाहर कहीं गए हैं, तो आपने यूरिन किया, तो आपने पानी पहले नहीं गिराया, तो उससे आपको सुजाक होने का खतरा है। इससे भी इलाज जो नहीं होती। और गैर मुतवाज़न खुराक, बिल्कुल फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल कसरत से करना, इससे खुश्की पैदा होती है, खुश्की से जरासीम जो है वो मर जाते हैं। तो इसमें इलाज बड़े आसान से है, सादा से हैं, सिंपल से हैं, और आम चीज़ें पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। तो इससे इलाज बड़ा आसान है, लेकिन पहले सबसे इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल किया जाए। तो इलाज की तरफ आएँ तो जितने भी मग़ज़ियात हैं ये सारे इसमें बड़े ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं। इसमें अगर हम देखा जाए तो ये मूसली, ये अक्सर बड़ी मशहूर है, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है और टेस्टी भी होती है और बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर मूसली सफ़ेद ले ली जाए 50 ग्राम, असगंधरा गोरी, अशुगंधा कहा जाता है, ये भी ले ली जाए 50 ग्राम, और इसमें अगर सालब पंजा वो ले लिया जाए, ये भी 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं, तीनों 50 ग्राम आप ले लें और इसका फ़ाइन पाउडर कर लें। उसके बाद आप ये मग़ज़ियात लें, ये अखरोट का मगज़ ले लें 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता ले लें 50 ग्राम, पंपिंग सीड ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद बादाम की गिरी ले लें 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप कूट के रख लें, ठीक है। इसको आप ग्राइंड ना करें, घर में कूट लें या घर वाले ग्राइंडर में कर लें। और ये है तुख्मे उटंगन। ये जो टोटल नुस्खा मैंने बताया, इतना अच्छा नुस्खा है। इसमें अगर पिपल की दाढ़ी मिल जाए, अक्सर मिल जाती है, पिपल लगे होते हैं, हाँ जी, इतना कमाल का रिजल्ट है जरासीम के लिए। और मगज बनोला, मगज जिसको पंबा दाना भी कहा जाता है, वो भी 50 ग्राम डाल लें। अगर एक जरासीम भी है 1%, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 महीना नुस्खा इस्तेमाल करें। मर्द और खातून दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मर्द के लिए तो कमाल का ये बेहतरीन नुस्खा है। इसका तरीका ये है कि अगर सर्दियाँ हों तो इसको सारी चीज़ों को कूट के शहद में मिला के माजून बना लिया जाए, आधी चम्मच सुबह शाम दूध के साथ। अगर गर्मियाँ हों तो आप रात को इसकी खीर बना लें, दूध लें, उसमें 1 चम्मच डालें, थोड़ा थोड़ा सहलाते जाएं, थोड़ा सा इसमें छिलका शामिल कर लें, तो ये खीर आपकी तैयार होगी। सुबह निहार 21 दिन खीर खा लें, 21 दिन के बाद जाकर रिपोर्ट करवा लें। तो फरहान साहब, एज फैक्टर भी तो होता है ना, एज में ज़्यादा है, एज में बड़ा एज वाला केस आजकल बहुत आ रहा है। लोग पहले पढ़ाई में लगे रहते हैं, अब जब मेरे पास जो बेऔलादी वाला केस आता है वो ज्यादातर 30+ आता है। 30+ क्यों आता है? मर्द हो या जरासीम औरत हो, 30+ दोनों में
दोनों में कमजोरी आ जाती है ना, औरत के अंदर भी कमजोरी आ जाती है, मर्द के अंदर भी स्पर्म। औरत के मसाइल के ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्राम पूरा करेंगे। औरत के भी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं होती, लेकिन ये चूंकि टाइम थोड़ा होता है उसके लिए फिर मर्दों के हवाले से भी पूरी बात नहीं हो पाती। तो इस हवाले से आप ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रिजल्ट है। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन होती है, अगर इन्फेक्शन हो तो उसके लिए फिर नुस्खा बड़ा बेहतरीन है। उसके लिए एक तो ये सौंफ है और ये हल्दी है और ये मुलट्ठी है, तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम इसका फाइन पाउडर कर लें। और इसका अगर सफूफ सुबह दोपहर शाम लिया जाए तो ये इन्फेक्शन के लिए इतना कमाल है, सोजिश को ख़त्म करेगा, सोजाक को ख़त्म करेगा, इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। फिर हम अक्सर देखते हैं रिपोर्ट में पस सेल बड़े हुए जी, पस सेल क्या है, वो इन्फेक्शन है, ठीक है। अब पीप आ रही है, बाजू का रेड ब्लड सेल जो है वो भी बढ़ जाते हैं। उसमें क्या करेंगे, यही नुस्खा होगा, लेकिन साथ हम क्या करेंगे, ये रीठा अक्सर तो इससे वो बर्तन धोने के लिए, बाल धोने के लिए, यानी कि झाग बनाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन ये पस सेल्स के लिए इतना ज़बरदस्त इफेक्टिव है और प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये ले लें और इसके साथ ये हल्दी और ये आंवला, तीन चीज़ें बराबर वजन लेके इसका फाइन पाउडर कर लिया जाए तो कैप्सूल भर के ना बड़ा वाला 1000 mg का सुबह दोपहर शाम दिया जाए तो इससे पस सेल कंट्रोल हो जाएंगे। अब पस सेल जिसके बड़े होते हैं उसी के जरासीम कम होते हैं, तो इससे ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद बड़ी बेहतरीन चीज़ है जिससे दो काम हो गए, रिएक्शन जो है अक्सर कम हो जाता है इसकी वजह से। फिर सूरत अंजाल एक मर्ज़ है जल्दी रिलीज़ हो जाना, उसका बड़ा बेहतरीन इलाज है, ये अकरकरा ले लें 7 ग्राम, उसके बाद तुख्मे रेहान ये ले लें देसी वाले, ये 10 ग्राम, और चीनी इसमें 10 ग्राम ले लें। और उसके बाद ये दो काम करता है, ये कलवंजी ले लें 10 ग्राम और इसके बाद दार चीनी ले लें 10 ग्राम। ये सारी चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें। अब ये जरासीम को भी बढ़ाता है और सूरत अंजाल के मर्ज को भी ख़त्म करता है। दो काम हो गया। अब दो कामों से इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा, जो है हमल ठहर जाएगा। लेकिन इसमें जो मैंने चीज़ें रोकी हैं वो चीज़ें भी रुकनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बखड़ा है, ये अकेला इतना ज़बरदस्त है, अगर इसका कहवा बना के पिया जाए या इसका फाइन पाउडर करके हाफ टी स्पून सुबह शाम ले लिया जाए तो अकेला ही बड़ा ज़बरदस्त है। टेस्टोस्टेरोन के लिए कमाल का इसका रिजल्ट है, तो इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये देसी घी है, देसी घी जरासीम को पैदा करता है, बकरे का गोश्त जरासीम पैदा करता है। अच्छा, जरासीम ज़ाया करने वाली चीज़ें, लेकिन जरासीम बनाने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप रिपोर्ट्स करवाती हैं, रिपोर्ट में अगर आपके अंदर पस आ रही है, रेशा आ रहा है, इन्फेक्शन आ रही है, तो आप ताकतवर चीज़ें खाएंगे तो उससे रेशा बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए पहले उसका इलाज करवाएं, पस सेल्स खत्म हो जाएं, आपका वॉल्यूम ठीक हो जाए। उसके बाद जब आप जरासीमों के ऊपर आएंगे तो देसी घी बेहतरीन चीज़ है। बकरे का गोश्त हफ्ते में 2 दफ़ा खा लिया जाए, फिश 2 दफ़ा खा ली जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये वैसे ही 21 दिन में जरासीम आपके पूरे हो जाते हैं। तो बहुत ही कारआमद नुस्खे जो हैं आपने हमें बताए हैं और यकीनन आवाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपके वक्त का। और नेक्स्ट सेगमेंट हम रखेंगे और अपने प्रोग्राम में जी मिस कैरेज के हवाले से भी डिस्कस करेंगे आपसे कि उसका क्या हल हो सकता है, क्या मसाइल होते हैं और उसमें क्या नुस्खा अपनाना चाहिए। अभी के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, चाहता है हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।